हेलो एवरीवन, आज मैं एक रियल कंपनी जो कि है नेक्स्ट पीएलसी उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और जहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि उसका जो इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसका आप एनालिसिस करके उस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में अपने ओपिनियन कैसे दे सकते हो। देखिए, कोई भी बिजनेसमैन होता है या कोई भी कंपनी होती है, वो कैसे जानती है कि वो विनिंग पोजीशन में है या लूजिंग पोजीशन में है। या कोई इन्वेस्टर है, उसने किसी कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, वो कैसे किसी भी कंपनी या बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानेगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है जो कि है फाइनेंशियल रेशियोज। अब इन फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में मैंने ऑलरेडी अपनी 2 प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर रखा है और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आज मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये फाइनेंशियल रेशियो जो है वो क्या बताती है। हाँ, आप रियल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उनको कैसे कैलकुलेट करते हो और अपना ओपिनियन कैसे क्रिएट करते हो, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाली हूँ। पहले तो ये सारी इनकम स्टेटमेंट आपको रीड कैसे करनी है वो देखेंगे, फिर हम डिफरेंट फाइनेंशियल रेशियोज कैसे बनाएंगे। ठीक है, फाइनेंशियल रेशियोज क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपने लेमनेड का बिजनेस स्टार्ट किया। चलो, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर लो, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि आपने लेमनेड का बिजनेस स्टार्ट किया। अब ऑब्वियसली उसके लिए आपको लेमनेड बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो उसमें शुगर सिरप आ गया, लेमन्स आ गया एंड सो मेनी अदर इंग्रेडिएंट्स। वो आपका क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स। फिर आप उनको सेल करोगे। आप ये भी तो देखोगे कि जो आपने सेल किया है, क्या उसके थ्रू जितना आपने उसके बनाने के लिए कॉस्ट लगाई थी वो रिकवर हो रही है कि नहीं। तो ये कैसे जानोगे, किस रेशियो के थ्रू जानोगे, ये क्रॉस प्रॉफिट रेशियो पे। फिर जहां पर आप ये बिजनेस कर रहे हो वहां पर आपने कुछ कैपेक्स मींस कैपिटल एक्सपेंडिचर भी किया होगा, तो उसके भी आपके डेली के कुछ और भी एक्सपेंसेस होंगे जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं। क्या आपका सेल, आपका जो रेवेन्यू है उसको भी रिकवर कर रहा है या नहीं कर रहा, ये सब कुछ हम फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू निकालते हैं। फिर जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए मान लीजिए आपने कोई डेट लिया हुआ है, क्या आप इस पोजीशन पे हो कि जो उस डेट पे इंटरेस्ट दे रहे हो आप उस इंटरेस्ट को रेगुलरली पे कर सकते हो, या जब वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट ड्यू होगा, क्या लॉन्ग टर्म में आप इस पोजीशन पे होंगे कि आप उसको पे बैक कर पाओ। ये सब कुछ कैसे जाना जाता है, ये सब कुछ फाइनेंशियल रेशियोज के थ्रू जाना जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी फाइनेंशियल रेशियोज होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानने के लिए। तो मेनली जो फाइनेंशियल रेशियोज हम स्टडी करते हैं दैट इज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर भी देखेंगे वो सारी रेशियोज, यहाँ भी देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होगी, एफिशिएंसी रेशियो होगी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रेशियोज होगी एंड सॉल्वेंसीज रेशियो होगी। ये सारी रेशियो हम इन स्टेटमेंट्स पर लगाएंगे। ये लेक्चर आपको जो है, ये वीडियो 2 पार्ट्स में होगी, क्योंकि आज सारी रेशियोज मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी। पहले हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एफिशिएंसी रेशियोज। देखते हैं कि यहाँ पर जो कंसोलिडेटेड इनकम स्टेटमेंट है, अब कंसोलिडेटेड क्या होता है। देखो, ये कंपनी जो है इसकी बहुत सारी सब्सिडरीज हो सकती हैं, तो सभी सब्सिडरी का एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल व्यू जो है प्रेजेंट किया जाता है, जिनको हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। अब मैं इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, ये ऑलरेडी सीएमए स्टूडेंट या बीकॉम स्टूडेंट्स को पता होगा, राइट। तो इन स्टेटमेंट्स को स्टडी कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगी हूँ। देखिए, पहले है इनकम स्टेटमेंट। ये किसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये नेक्स्ट पीएलसी का है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने रेवेन्यू दिया हुआ है। रेवेन्यू 2024 दैट इज पाउंड मिलियंस में दिया हुआ है कि 2024 का रेवेन्यू कितना था और 2023 का रेवेन्यू कितना था। उसके बाद अगर आप रेवेन्यू, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स मींस जितना भी इस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो भी उनका सेल्स करने के लिए कॉस्ट निकला है वो माइनस कर दिया है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद जितने भी आपके अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे आप माइनस कर देते हो, तो हमारे पास क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आप जानते हो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेट प्रॉफिट इज नॉट इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये आप जान लीजिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में जितने हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मींस जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस को लेस करके आता है, तो वो हो गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद हो सकता है कि हमने कुछ लोन वगैरह लिया हो, हमारे ऊपर कुछ फाइनेंशियल जो है वो बर्डन हो, उसका इंटरेस्ट आप माइनस कर देते हो जब आप फाइनेंशियल इनकम, या आपके कुछ कंपनी की बिल्डिंग्स वगैरह हो सकती है, आपने उनको रेंट पर दिया हुआ है,
राइट। मान लीजिए ये कंपनी है जो रिटेल में वर्क करती है, अब बिल्डिंग्स को रेंट पर देना ये इसका बिजनेस नहीं है। अब उससे अगर इनकम आ रही है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप उसको एडजस्ट करोगे। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आपने वो फाइनेंशियल इनकम या फाइनेंशियल कॉस्ट को एडजस्ट कर दिया, देन आपके पास आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन। देन टैक्सेशन आप माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट फॉर द ईयर मींस आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है, अब ये प्रॉफिट जो है वो एट्रीब्यूटेबल होगा आपके इक्विटी होल्डर्स को और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को। वो एट्रीब्यूटेबल किस रेशो में होगा वो बताया जाता है। अब जब आपका जो प्रॉफिट आ जाता है फिर आप क्या निकालते हो, अर्निंग पर शेयर मींस जो भी प्रॉफिट आया उसको नंबर ऑफ शेयर्स के साथ आप जो है वो क्या कर देते हो, डिवाइड कर देते हो। और आफ्टर दैट आपका जो प्रॉफिट आता है फिर उसमें जो है जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड एक्सपेंसेस है उनकी एडजस्टमेंट की जाती है, जिसको आप OCI बोलते हो। उसमें आपके बहुत सारे इंडेस हैं जो जैसे कि 19, 16, 38 ऐसे बहुत सारे इंडेस हैं, वो आपको पता होगा, ठीक है। या वो नहीं मैं आपको बता रही, तो वो सारी आपको पता है। OCI की जो भी है कंप्लीट एडजस्टमेंट होती है कि आपको इक्विटी में कौन कौन सा जाएगा, ठीक है, रिजर्व्स में कौन कौन सा जाएगा, कैपिटल रिजर्व्स में, वो सारी एडजस्टमेंट यहाँ पर करके दिखाई होती है। तो ये होता है आपका इनकम स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आपके पास आ जाती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपके वेरियस जो है नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज आपको यहाँ पर गिवन है 2023 एंड 2024। ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके पास किसी कंपनी की दे दी जाती है और आपको बोला जाता है आप चेक कीजिए कि इसका फाइनेंशियल हेल्थ कैसा है। अब आपको क्या लगाना है, इस पर वेरियस फाइनेंशियल रेशियोज लगानी है। तो यहाँ पर आज दो इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज जो है हम सीखने वाले हैं। वन इज कि आपने इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है कि ये कंपनी जो है कितना प्रॉफिट बना रही है, उसके बारे में चेक करना है, राइट। और फिर हमने ये चेक करना है सेकंड कि ये अपनी पैसे को, अपनी मनी को क्या प्रॉपरली मैनेज कर रही है कि नहीं, मींस हमने एफिशिएंसी भी चेक करनी है। तो कैसे करेंगे, चलिए मेरे साथ देखते हैं। सबसे पहले अगर मुझे प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी है ना, तो मुझे वेरियस रेशियोज लगानी पड़ेंगी। पहली ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सेकंड इज नेट प्रॉफिट रेशियो, थर्ड इज रिटर्न ऑन एसेट्स एंड फोर्थ इज रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। ये सारी रेशियो लगाकर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, क्या ईयर टू ईयर ये कितना इंप्रूव कर रही है, आपको ये भी बताना पड़ेगा। मान लीजिए आपसे रिपोर्ट मांगी है कि आप इस कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बताइए, तो कैसे बताएंगे, वेरियस रेशियोज लगाएंगे, फिर उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन भी देंगे। अब आपने CFA में इतना कुछ पढ़ लिया है, आई होप ये चीजें अब आपको समझ आ रही होंगी। तो चलिए पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम कैसे जो है वो कैलकुलेट करते हैं। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट है कहां से हम पिक करेंगे, अभी हमने इनकम स्टेटमेंट देखा, आप वहां पर 23 और 24 दोनों ईयर का आपको ग्रॉस प्रॉफिट गिवन था, आप उनका वहां से ग्रॉस प्रॉफिट पिक कर लेंगे और रेवेन्यू भी गिवन था तो वो रेवेन्यू पिक कर लेंगे। उसके थ्रू आप रेशियोज कैलकुलेट करेंगे। देखिए जो 23 की रेशियो है दैट इज 43.21%, यहाँ पर 44 मींस यहाँ पर 43 है, यहाँ पर 44 है। अब आपने इस पर ओपिनियन भी देना है कि हमने ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जो लास्ट ईयर था दैट इज द 43 और जो अभी है 2024 में वो है 44। अब आप इस पर रिपोर्ट कैसे बनाएंगे, आप बताएंगे कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इंप्रूव हुआ है, स्लाइटली हुआ है चाहे, बट नियरली 0.87% जो है इंप्रूव हुआ है। ये सुजेस्ट कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेटर कंट्रोल है ओवर प्रोडक्शन कॉस्ट और इंप्रूविंग, जहां हो सकता है वो प्राइसिंग पावर जो है, जो प्राइसिंग है जिस कॉस्ट पर वो ले रहा है, कह लो कि रॉ मटेरियल, उस पर कंट्रोल है। जहां जो रेवेन्यू है वहां पर जो प्राइस है उसको इंक्रीज करके यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट जो है इंक्रीज हुआ है। तो ऐसे आपने ओपिनियन यहाँ पर अपना देना है। जो भी रेशियो आप कैलकुलेट करोगे उसके ऊपर आप अपना ओपिनियन दोगे। अब नेक्स्ट रेशियो जो है प्रॉफिटेबिलिटी की वो है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए जो भी आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है आपकी इनकम स्टेटमेंट में और डिवाइडेड बाय रेवेन्यू कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है, अगर मैं 2024 की बात करूँ तो 14% है, यहाँ पर 14, यहाँ भी स्लाइटली इंप्रूवमेंट है। अब स्लाइटली इंप्रूवमेंट है, ऑब्वियसली आपको अपनी रिपोर्ट में ये इंक्लूड करना पड़ेगा कि कितना इंप्रूवमेंट है और उसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। तो हम कहेंगे कि स्लाइट इंक्रीज है प्रॉफिटेबिलिटी में। ये रिफ्लेक्ट ये कर रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस हुए हैं, जहां उसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई है। ये रीजंस हो सकते हैं। उसके बाद हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स, जो प्रॉफिटेबिलिटी के रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स का मतलब होता है कि कितने एसेट्स आपने लगाए हैं ऑर्गेनाइजेशन में और उन एसेट्स को लगा के आप कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट। तो हमें यहाँ पर क्या
लेना पड़ेगा रिटर्न ऑन टोटल एसेट कि कितनी आपने नेट इनकम जनरेट की है और कितने एसेट्स लगाए हैं। जो भी आपका नेट इनकम होगा, जो भी नेट प्रॉफिट जिसको है कि इतना एसेट लगा के कितना प्रॉफिटेबिलिटी आप जनरेट कर रहे हो, तो उसको आप डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स कर दोगे तो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपका एग्जैक्टली टोटल एसेट जो है उस पर कितना रिटर्न है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 है और यहाँ पर 17 है। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। क्या कि 2023 में तो रिटर्न मीन्स जितने एसेट्स हमने लगाए थे वहाँ पर रिटर्न ज़्यादा था, मीन्स एसेट के कंपैरेटिवली जो है वो ज़्यादा रिटर्न 17 था, यहाँ 16 है। तो इट मीन्स यहाँ पर एसेट्स जो है और आए होंगे। देखो डिनोमिनेटर में क्या है, टोटल एसेट, ठीक है। नेट इनकम ये तो हमें पता है, थोड़ा सा ध्यान दो, नेट इनकम तो इंक्रीज हो रही थी, ठीक है। नेट इनकम जो हमारी नेट प्रॉफिटेबिलिटी है वो तो इंक्रीज हो रही है, बट जब हम रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स देखते हैं वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, नेट इनकम इंक्रीज हो रही है मींस न्यूमरेटर तो इंक्रीज हो रहा है, डिनोमिनेटर इट मींस के ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इट मींस के यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स जो है वो कम मिल रहा है। तो यहाँ पर आपने अपना यहाँ पर जो भी अपना व्यू पॉइंट दोगे कि एसेट जो कंपनी ने लगाए होंगे अभी उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन माइट भी नहीं हो रहा होगा। तो ये आपने यहाँ पर अपना ओपिनियन देना है। तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट कहता, ऑल्दो द कंपनी जनरेटेड ए हाई return on asset in both the period, there is a decrease in a return on asset 2024 में decrease हुआ है, which may suggest, जो ये कह रहा है, increased asset level have not yet translated into proportional gain। जितना asset हमने लगाया है शायद अभी उससे उतना गेन जनरेट कंपनी नहीं कर रही है, राइट। फिर हम नेक्स्ट कौन सी हमारी रेशो होती है, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी मीन्स जितनी इक्विटी है, जितना ऑनर्स ने अपना कैपिटल लगाया है, जितनी इनकम जनरेट हो रही है वो कितना कह लो कि परसेंटेज है इक्विटी है, मीन्स हम अपने कैपिटल पे कितना प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, वो कौन बताता है, कौन सी रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो आपकी नेट इनकम जो भी है टोटल एसेट्स उससे डिवाइड कर दीजिए, तो वो भी अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर वो भी आपको डिक्रीज नहीं, ये तो रिटर्न ऑन टोटल एसेट सॉरी, यहाँ पर देख सकते हो कि वो भी आपका डिक्रीज हो रहा है, यहाँ 60 है, यहाँ 48 है। अब इसका भी आपको रीजन ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर रीजन है, ये हो सकता है कि कैपिटल और इंट्रोड्यूस की गई है, लेकिन जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की गई है उतना ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यहाँ देखते हैं कि रिपोर्ट में हमें क्या लिखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 24 इंडिकेटेड दैट व्हाइल प्रॉफिट रिमेन स्ट्रॉन्ग, प्रॉफिट तो स्ट्रॉन्ग है, वो तो नेट प्रॉफिट से हमें पता चल गया। The equity base has grown more significantly relative to net income, means net income का comparatively equity ज़्यादा increase हुई है। This may reflect capital injections, means ज़्यादा capital introduce हुआ है, retained earning हुई है हमें ज़्यादा, और other changes in equity financing कि हमें प्रीवियस पीरियड्स में ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग है, जहाँ और ज़्यादा हमारी कह लो कि इक्विटी फाइनेंस में चेंज हुआ है, इंट्रोड्यूस ज़्यादा कैपिटल हुई है, बट उसके कंपैरेटिवली उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज नहीं हुआ है। तो दीज आर सम रेशो जो कि हमें प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बताती है कि कितना स्ट्रॉन्ग है कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने में। अब फिर आ जाती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी रेशो मीन्स के कंपनी जो है जितना वहाँ पर कैपिटल लगाया गया है या जो भी उसके पास रिसोर्सेज हैं उनको कितना स्ट्रांगली मैनेज कर रही है, दैट इज एफिशिएंसी रेशियो। वो कैसे देखते हैं, वन इज टोटल एसेट टर्नओवर, सेकंड इज वर्किंग कैपिटल रेशियो, थर्ड इज एसेट टेस्ट रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो आपको पता ही है आपका, ठीक है, करंट एसेट रेशो जो निकालते हैं, और जो आपकी क्विक रेशो है, क्विक रेशो में आप इन्वेंट्री नहीं लेते, यहाँ पर करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज लेके ये 1 से ऊपर होती हैं तो स्ट्रॉन्ग कह लो कि पोजीशन कंपनी की दिखाता है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशो जो है ये भी आपको बताता है कि कितना स्ट्रांगली आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे हो। तो टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कैसी आएगी, जो भी आपका टोटल रेवेन्यू होगा डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। देखो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए रिटर्न ऑन एसेट्स देखते हैं, लेकिन एफिशिएंसी के लिए आप जो रेशियो देखते हो दैट इज द टोटल एसेट टर्नओवर। जितने भी आपका टोटल रेवेन्यू आपने पूरे पीरियड में जनरेट किया, जितनी सेल की, उस सेल को जनरेट करने के लिए कितने एसेट आपने एम्प्लॉय किए थे अपनी कंपनी में। तो अगर आप देखो तो ये रेशियो है 1.26 1.16। देखो यहाँ पर थोड़ा कनेक्शन आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका रिटर्न ऑन एसेट कम है ना, तो यहाँ भी
टर्नओवर जो है ना थोड़ी कम ही होगी, मोस्ट ऑफ लाइक 95% चांसेस है ये भी कम ही होता है, बिकॉज जितने एसेट्स आपने एम्प्लॉय किए उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रहे हो आप। तो यही आपने अपनी रिपोर्ट में लिखना है कि ए डिक्रीज इन एसेट टर्नओवर इंडिकेट्स दैट ईच पाउंड इन्वेस्टेड इन एसेट इज जनरेटिंग स्लाइटली लोअर रेवेन्यू, मतलब जितना आपने एसेट लगाया अब नेक्स्ट पीरियड में वो उतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा जितना वो प्रीवियस पीरियड्स में कर रहा है। देन वर्किंग कैपिटल आप ऑलरेडी जानते हो, वर्किंग कैपिटल रेशियो करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अगर इनको भी देखें तो लास्ट ईयर में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, बट इस ईयर में जो है यहाँ पर स्लाइटली जो है आपका करंट रेशियो जो है वो कम दिखाई दे रहा है। तो इसका क्या रीजंस है, यहाँ पर आप स्पेसिफाई करेंगे कि वर्किंग कैपिटल भी आपकी लोअर है व्हाइल बोथ पीरियड्स आर अबव। एक से ऊपर होता है तो हम स्ट्रॉन्ग मानते हैं कि अच्छा रेशियो है किसी कंपनी का, इंडिकेटिंग दैट कि करंट एसेट्स हमारी जो है करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है। इट मीन्स कि आज अगर पूरी करंट लायबिलिटीज ड्यू हो जाएंगी, वी आर इन ए पोजीशन कि हम उसको पे ऑफ कर सकते हैं। द डिक्रीज में वारंट मॉनिटरिंग टू इंश्योर लिक्विडिटी इज मेंटेन। अगर डिक्रीज हो रहा है ना तो यहाँ पर थोड़ा सा मैनेजमेंट को एक्शन लेना चाहिए कि क्यों हो रहा है, क्या अगर ये इसी रेशियो में डिक्रीज होता गया तो माइट भी एक सिचुएशन आएगी यहाँ पर करंट लायबिलिटीज को भी वो मीट नहीं कर पाएगी। देन क्विक रेशो, जो आपके पास बिल्कुल लिक्विड कैश है जो इमीडिएटली कन्वर्ट हो सकता है, अगर उसको हम कैलकुलेट करें, हम इन्वेंट्री को जो है बीच में ना इन्वॉल्व करें करंट एसेट्स के, देन जो रेशो देखते हैं वो भी हम देखते हैं कि वो भी लिटल जो है वो 23 के कंपैरेटिवली जो है 24 में कम है। तो यहाँ पर हमें ये शो हो रहा है, चाहे ये 1 से ऊपर है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखा रहा है, बट स्टिल यहाँ पर एक मैनेजमेंट को देखना चाहिए कि लिक्विडिटी हमारा ईयर टू ईयर कम क्यों हो रहा है। तो दीज आर 2 मेन रेशो, जो प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी रेशो है। प्रॉफिटेबिलिटी के कितना हमारा बिजनेस प्रॉफिटेबल है, एंड एफिशिएंसी रेशो के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको कैसे एफिशिएंटली कंपनी मैनेज कर रही है। तो दीज रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी ये रिपोर्ट्स है ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा CFM के व्हाट्सएप चैनल पर, और इसी कंपनी का नेक्स्ट जो आपने एनालिसिस करना है वो वीडियो सेकंड में आएगा। चलिए, ओके, बाय स्टूडेंट।